स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं आपके साथ रूपाली। हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन मंगलवार को अपना 80वां जन्मदिन मना रहे हैं। अपनी शानदार अदाकारी और अनोखे अंदाज से बिग बी आज भी दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं। लंबे समय से अभिनय की दुनिया में सक्रिय अमिताभ आज उम्र के इस पड़ाव पर भी कई युवा फिल्मी सितारों को टक्कर देते हैं। समय और अनुशासन के पाबंद अमिताभ बच्चन की लोकप्रियता आज भी लोगों के बीच कायम है। बड़े पर्दे से लेकर छोटे पर्दे तक अमिताभ ने हर जगह खुद को बेहतर साबित किया है। लोग कहते हैं कि असली अमिताभ बच्चन को कोई नहीं जानता। कभी उनके अंदर लावा उबलता रहता है तो कभी वे नपे तुले शब्दों में खामोशी से बात करते हैं, कभी चुप्पी तोड़ते हुए हंसतोड़ हो जाते हैं। अब वे सबसे चमकदार, सार्वजनिक, प्रिय और विनम्र बुजुर्ग की तरह तारीफों की बौछारों के बीच शान से सबसे ऊंचे अदाकार की तरह खड़े हैं। वे चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, च्यवनप्राश, केश तेल, सूट या दीवारों पर लगने वाले पेंट तक की सिफारिश करते हुए नजर आ चुके हैं। बता दें कि एक दौर ऐसा भी रहा जब अमिताभ बच्चन ने अमीर दिखने के लिए दोस्तों से उनके घर में गाड़ियां खड़ी रखने के लिए कहा था। अमिताभ बच्चन, ये नाम जिंदा दिली का दूसरा नाम कहा जाता है, गलत नहीं होगा। दरअसल 27 साल की उम्र में बॉलीवुड में कदम रखने वाले महानायक ने अपने करियर और निजी जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। कभी जिंदगी दांव पर लगी तो कभी संपत्ति, लेकिन जितनी बार वे टूटे उतनी ही बार पूरी ताकत से दोबारा उभर कर सामने खड़े हो गए। आज भी बिग बी देश और दुनिया के करोड़ों लोगों को चाहते हैं। एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में बिग बी ने बताया कि मैं भीतर ही भीतर घुट रहा था। मैंने जब अपना सूरज खूब तेजी से चमकते देखा तब भी उसकी रोशनी में अपना काम रोज की तरह करते रहने का संकल्प बनाए रखा था, क्योंकि मुझे इस बात का एहसास था कि खूब रोशनीदार सूरज के बाद भी शाम आती है और फिर रात का अंधेरा घना छा जाता है। इसलिए मैं विचलित नहीं हुआ, रातें सोचने में गुजारी थी, उन स्थितियों में भी संयम बनाए रखा। एक गहरा शून्य कई दिनों तक मुझे डराता रहा। मित्रों ने सलाह दी कि बड़े बड़े अमीरों ने भी ऐसे हालातों में खुद को दिवालिया घोषित किया है और तिनका तिनका जोड़कर खुद को फिर संभाला है। सो तुम भी ऐसा क्यों नहीं कर लेते हो? लेकिन मेरे आत्मा ऐसा करने को नहीं चाहती थी। मैंने इन स्थितियों में भी थोड़ा कर्ज लिया और परिवार की आवश्यकताओं को पूरा किया, लेकिन इस बात की भनक घर वालों को तक नहीं लगी। टीवी वाले मेरे घर में नीलामी होने का समाचार पाकर अपना कैमरा लेकर घर के बाहर आ गए। मना किया तो कुछ लोग कहने लगे कि आप यहाँ से फोटो नहीं लेने देंगे तो पड़ोस की छत से ले लेंगे। मैंने अपने घर और आसपास की मरम्मत कराई, मेन गेट बदलवाया और अपने मित्रों से कहा कि वे अपनी गाड़ियां मेरे पार्किंग में लगा दें, ताकि लोगों को लगे कि मेरे पास गाड़ियों का काफिला पहले ही तरह है। अमिताभ की दमदार वापसी के 5 किस्से आज हम आपको बताएंगे। दरअसल अमिताभ बच्चन 26 जुलाई 1982 को बेंगलुरु में कुली के सेट पर घायल हो गए थे। 3 दिन गंभीर चोट और दर्द की कश्मकश में चौथे दिन अमिताभ कोमा में चले गए। तब डॉक्टर्स ने उन्हें मुंबई शिफ्ट किया। उस दिन हॉस्पिटल के अंदर और बाहर लोग दुआएं कर रहे थे, जिस कारण अमिताभ को दोबारा जीवन मिला। तब से हर साल अमिताभ अपना दूसरा जन्मदिन 2 अगस्त को मनाने लग गए। 2 अगस्त 1982, मुंबई का कैंडी ब्रिज हॉस्पिटल। अमिताभ लगभग मौत के मुंह में जा चुके थे। बेंगलुरु से मुंबई लाते वक्त अमिताभ के पेट में लगे टांके खुल गए और उनकी कंडीशन बेहद खराब हो गई। ब्रीच कैंडी में डॉक्टर्स ने अमिताभ का दोबारा ऑपरेशन किया। ये ऑपरेशन करीब 8 घंटे चला था। ऑपरेशन वाले दिन ब्रीच कैंडी की हॉस्पिटल रेलवे स्टेशन की तरह लगने लगा था। हॉस्पिटल के 2nd फ्लोर पर बने आईसीयू में अमिताभ को लाया गया। लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर होने के बावजूद डॉक्टर्स लगभग नाउम्मीद हो चुके थे कि वे बचेंगे या फिर नहीं, लेकिन जया आईसीयू के बाहर खड़ी थी। डॉक्टर्स निराश होकर बाहर आने लगे, तभी जया को अमिताभ के पैरों में हरकत दिखाई दी। जया ने चिल्लाते हुए डॉक्टर्स से कहा, मैंने इनके पैरों को हिलते हुए देखा है, आप एक बार फिर से चेकअप कीजिए। इसके बाद अमिताभ को एक इंजेक्शन दिया गया, जब जाकर अमिताभ की सांसें लौटी और धीरे धीरे वे रिकवर होने लगे। 24 सितंबर को उन्हें डिस्चार्ज किया गया। वापसी के बाद अमिताभ ने फिर से कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। 1996 में अमिताभ बच्चन कोऑपरेशन लिमिटेड की शुरुआत की। ABCL का लक्ष्य 1000 करोड़ की कंपनी बनाना था, लेकिन इस बैनर की पहली फिल्म ही बुरी तरह पिट गई। बाद की फिल्में भी कुछ कमाल नहीं कर पाई। कंपनी ने बेंगलुरु में हुए मिस इंडिया ब्यूटी कॉन्टेस्ट में इवेंट मैनेजमेंट का जिम्मा लिया, जिसमें हाईली पेड लोग रखे गए और करोड़ों रुपए चार्ज किए गए। इवेंट से कोई कमाई नहीं हुई, उल्टा बिग बी पर कर्ज और बोझ बढ़ गया। उनकी कंपनी के खिलाफ कई कानूनी मामले दर्ज किए गए। बैंक ने लोन वसूली के लिए ढेरों नोटिस भेजे। बिग बी को अपना बंगला, प्रतिष्ठा और जलसा तक गिरवी रखना पड़ गया था। जनवरी 2013 में दिए गए इंटरव्यू में अमिताभ ने कहा, मैं कभी नहीं भूल सकता कि कैसे देनदार मेरे दरवाजे पर आकर गालियां और धमकी देकर अपना पैसा मांगते थे। इससे भी बदतर ये था कि वे हमारे घर प्रतीक्षा की कुर्की के लिए आ गए थे। ये मेरे 44 साल के करियर का सबसे बुरा दिन था, जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। जिसके बाद मैंने ऑप्शंस को देखा और सभी पहलुओं का मूल्यांकन किया।
ये मेरे 44 साल के करियर का सबसे बुरा दिन था जब मैंने बैठा और अपने ऑप्शंस को देखा और सभी पहलुओं का मूल्यांकन किया। जवाब मिला, मैं जानता हूँ कि एक्टिंग कैसे करते हैं। इसके बाद मैं यश जी यानी यश चोपड़ा के पास गया जो घर के पीछे ही रहते थे। मैंने उनसे काम की गुहार लगाई और उन्होंने मुझे मोहब्बतें में साइन कर लिया। अमिताभ ने कहा था, मैं केबीसी के कंट्रीब्यूशन को नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये ऐसे वक्त में मेरे पास आया जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। यह बूस्टर शॉट की तरह था, फिर चाहे पर्सनली हो या प्रोफेशनली, दोनों ही तरीके से ही ये मेरे लिए कैटलिस्ट बनकर आया। यकीन मानिए इसने सभी के पैसे चुकाने में मेरी बहुत मदद की। यह वह क्षण है जिसमें मैं कभी भुला नहीं सकता। बच्चन परिवार और गांधी परिवार के बीच दोस्ती हरिवंश राय बच्चन और जवाहरलाल नेहरू के समय से चली आ रही है। नेहरू के प्रधानमंत्री कार्यकाल में हरिवंश राय बच्चन विदेश मंत्रालय में बतौर हिंदी अधिकारी काम करते रहते थे। इसके बाद इस दोस्ती को अमिताभ ने आगे बढ़ाया। अमिताभ ने एक बार बताया था कि जब वे 4 साल के और राजीव 2 साल के थे तब उनकी दोस्ती हुई। अमिताभ के गांधी परिवार से ऐसे रिश्ते थे कि एक जमाने में उन्हें इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा कहा जाता था। इंदिरा की हत्या के बाद राजीव गांधी के कहने पर अमिताभ ने 1984 में इलाहाबाद से लोकसभा का चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से जीते, लेकिन 3 साल बाद ही सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। दरअसल राजीव की सरकार में बोफोर्स घोटाला हुआ जिसमें अमिताभ और उनके भाई अजिताभ का नाम भी आया था। इस वजह से अमिताभ ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि इसके खिलाफ अमिताभ ब्रिटेन की अदालत में गए और मुकदमा जीता, लेकिन इस घोटाले की वजह से दोनों परिवारों के बीच दरार पड़ गई। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद गांधी परिवार को महसूस हुआ कि बच्चन परिवार ने उन्हें मुश्किल दौर में अकेला छोड़ दिया, जबकि बच्चन परिवार का कहना था कि गांधी परिवार ने उन्हें राजनीति में लाकर बीच छोड़ दिया था। कहा यह भी जाता है कि जब अमिताभ की कंपनी ABCL मुश्किल दौर में, तब भी गांधी परिवार ने उनकी कोई मदद नहीं की थी। इसी दौरान अमर सिंह ने बच्चन परिवार की मदद की, जिसके बाद बच्चन परिवार की नजदीकियां समाजवादी पार्टी से बढ़ने लगी और जया बच्चन ने सपा की टिकट से चुनाव लड़ा। एक बार अमिताभ ने यह भी कहा था कि गांधी परिवार राजा है और हम रंक। अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग के जरिए बोफोर्स मामले पर चुप्पी तोड़ी थी। उन्होंने लिखा कि जब उन पर और उनकी फैमिली पर बोफोर्स घोटाले में शामिल होने के आरोप लगे थे, इनके इमेज पर ही सवाल उठे थे। बिग बी ने लिखा कि बेगुनाह होने के बावजूद उन्हें इस घोटाले से दर्द उभरने में 25 साल लग गए। अमिताभ ने ब्लॉग में लिखा है कि जब बोफोर्स घोटाले में मेरे परिवार और मुझ पर आरोप लगे थे, मेरी जिंदगी पूरी तरह से काले साए के रंगों में छिप गई थी। 25 साल बाद प्रोसिक्यूटर सच को सामने लेकर आए। तकनीकी के इस दौर में आरोप लगाना आसान है, लोग फैक्ट्स चेक करने ही नहीं जानते, जबकि ऐसी कंट्रोवर्सी तेजी से फैलती है। इसमें तमाम आरोप लगाए जाते हैं, ऐसे तूफान उठते हैं और दिखाई देना बंद हो जाता है। ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि आपकी शराफत का बेस ही खत्म हो जाता है। उन्होंने आगे लिखा, स्वीडन के विल्सल ब्लोआर्ड ने मुझे 2012 में क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन लंबे वक्त तक मुझे झूठ और धोखे के बोझ का सहना पड़ा था। जब ये सब सामने हुआ तो उन्होंने मेरा रिएक्शन मांगा। मैं रिएक्शन क्या देता, कोई क्या कहता? क्या 25 साल के मेरे दर्द को कम किया जा सकता था? क्या मेरी महामनी के बदरंग रंगों को मिटाया जा सकता था? इस मामले में विल्सलोबर स्वीडन में एक्स पुलिस चीफ स्टेट लिस्ट्रॉम ने अमिताभ का नाम दिया था। लिस्ट्रॉम के मुताबिक वीपी सिंह सरकार के वक्त उन पर बोफोर्स घोटाले में अमिताभ का नाम जोड़ने का प्रेशर बनाया गया था। स्टेन के मुताबिक उन्होंने ही इस स्कैम से जुड़े 350 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स इंडिकेशन मीडिया को मुहैया कराए थे। इस सौदे में भारत सरकार ने स्वीडिश कंपनी AB फोर्स के 155 MSMs में 410 हेविस्टर बोफोर्स तोपें खरीदी थी। गांधी परिवार के करीब माने जाने वाले औद्योगिक त्रोचिया ने इस सौदे में ब्रोकर की भूमिका निभाने का आरोप लगाया था। अभिनय की दुनिया में कहा जाता है कि बाप की छाया बड़ी हो तो बेटे की परछाई पर गुम हो जाती है। अभिषेक के साथ भी ऐसा ही हुआ। अमिताभ जब इंडस्ट्री में 3 दशक की अभिनय यात्रा कर चुके थे, तब साल 2000 में बेटे अभिषेक ने एंट्री ली। पता नहीं क्यों, पर शुरू से ही अभिषेक में स्टार मटेरियल वाली बात नहीं दिखी। रेफ्यूजीज से डेब्यू करने वाले अभिषेक ने हर संभव कोशिश की, लेकिन वे कपूर खानदान जैसी अभिनय परंपरा बच्चन फैमिली में आगे बढ़ाने में बहुत असफल रहे। उनके साथ करीना ने भी डेब्यू किया था और दोनों की तुलना करें तो आज करीना की अपनी पहचान है, पर अभिषेक जूझ ही रहे हैं। अब तक अभिषेक 35 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं, लेकिन 4-5 फिल्मों को छोड़ दिया जाए तो अभिषेक के नाम कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी। जिन फिल्मों में बॉक्स ऑफिस पर कमाल भी किया है वे या तो मल्टी स्टारर रही हैं। ऐसे में अभिषेक अपनी फिल्म करियर में कोई भी बड़ी हिट फिल्म अब तक नहीं दे सके। हालांकि इसी से उलट इसी दौरान अमिताभ ने हर मौके को बुनाया है और हर मोर्चा फतेह किया है। तमाम संकटों और कटाक्षों के बीच उन्होंने किसी भी काम को गुरेज नहीं किया।
मोहब्बतें से शुरू हुई दूसरी पारी में बागबान, पीकू, पिंक, सरकार, भूतनाथ, 102, नॉट आउट जैसी सफल फिल्मों के बाद अब ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में एक प्रभावी भूमिका में दिखाई दिया है। वे चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक्स, च्यवनप्राश, केश तेल, सूट या दीवारों पर लगने वाले पेंट तक की सिफारिश करते हुए नजर आते हैं। उन्होंने अभिषेक के करियर को भी स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजी की तरफ मोड़ दिया ताकि वे कुछ नया हासिल कर सकें। कुल मिलाकर अमिताभ ने बेटे की असफलता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और अपनी मेहनत से आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। चलिए इसी के साथ ये वीडियो मैं एंड करती हूँ। आपको ये वीडियो और अमिताभ बच्चन की कहानी से क्या सीख मिली हमें कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अमिताभ बच्चन को उनके जन्मदिन के लिए हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।